brought to you by iTel. यू आर दी हेड, यू आर टू ब्लेम। ये नारे पिछले 24 घंटों से इजराइल की सड़कों पर गूंज रहे हैं। लोग हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को छुड़ाने और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। 1 सितंबर को सिर्फ तल अवीव की सड़कों पर ही 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। हाइफा और जेरूसलम में भी हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को इजराइल की सबसे बड़ी लेबर यूनियन हिज राइट का भी समर्थन प्राप्त है। वही इनफैक्ट इसे लीड कर रही है। इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस प्रोटेस्ट से इजराइल के कई सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों को अब आप सुन लीजिए। Well, we have a feeling that it's enough. It's enough. The war has gone on enough. We've made our message clear. It was a terrible thing that happened in the 7th of October, but now we need to end the violence from both sides, and it's too painful, and we need to finish it now. Yeah, I don't think the strike is going to change anything in the government, but I support it, and I hope it will make a change. But I'm not really optimistic. There is no time. The time is running out. There is no time at all. We are asking from our government to stop everything and to make a deal. And we also ask for the rest of the world. And we also ask for the rest of the world, everybody, every country, to support Israel and to stand with us, because there is no time. दरअसल ये प्रोटेस्ट 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद भड़के। 31 अगस्त को गाजा की सुरंग में इन बंधकों के शव बरामद किए गए। जब ये बात मीडिया में आ गई तो हंगामा मचा और अब इसी वजह से लाखों लोग सड़कों पर हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि इजराइल में चल रहे प्रोटेस्ट की पूरी कहानी क्या है, क्या इजराइल इससे ठप पड़ जाएगा और नेतन्याहू अब तक बंधकों को वापस क्यों नहीं ला पाए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। कहा कि ये कई सालों के इजरायली जुल्म का बदला है। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई। हमास अपने साथ 200 से ज़्यादा इजरायली लोगों को जबरन बंधक बनाकर ले गया साथ गाजा। वो इनका इस्तेमाल नेगोशिएशन के लिए करने वाला था। इनको किडनैप किया गया था और इनके बदले कंसेशन चाहता था इजराइल से। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में युद्ध का ऐलान किया। उसने पूरे गाजा में एयर स्ट्राइक्स की, ज़मीनी हमले किए, पूरी तरह गाजा को सीज भी कर लिया। इजराइल का हमला अब भी जारी है और इसमें 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद जंग की तीव्रता और बढ़ी है। उसी समय कई जानकारों ने कह दिया था कि जंग लंबी चल सकती है। इसी आशंका के चलते दूसरे देशों ने युद्ध विराम की कोशिशें शुरू की। पहली सफलता जंग के 49वें दिन हाथ लगी। 2023 में 22 नवंबर को हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। इसमें 4 दिनों का युद्ध विराम हुआ। हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया, जिसमें 13 इजरायली और 10 थाई और 1 फिलीपींस का नागरिक था। इसके बदले में इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। 25 नवंबर को हमास ने 13 इजरायली और 4 थाई नागरिकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने फिर एक बार 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल कहता है फिलिस्तीनी कैदी, हमास कहता है फिलिस्तीनी बंधक। इन्हीं शर्तों के साथ युद्ध विराम को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया। इस पूरे समझौते में हमास ने कुल 110 बंधक और इजराइल ने 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया, पर यह समझौता और ज़्यादा नहीं चला। अंततः जंग फिर शुरू हुई। 10 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ने वीटो कर दिया। दिसंबर 2023 में ही अमेरिका, इजिप्ट और कतर ने मिलकर युद्ध विराम की नई पहल की। कई दौर की बात हुई। 20 फरवरी को यूएनएससी में तीसरी बार युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया। तीसरी बार अमेरिका ने प्रस्ताव को वीटो किया। इस बार बहाना दिया कि युद्ध विराम पर समझौते की बात चल रही है, वो प्रभावित हो जाएगी।
26 मार्च को चौथी बार यूएनएससी में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया और अमेरिका ने इस बार वीटो करने के बजाय एब्सटेन किया, यानी उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 मेंबर्स में से 14 ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, यानी युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएनएससी से पास हो गया। इसके सीधे मायने थे कि युद्ध अब रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, लगातार गाजा में बमबारी करता रहा और अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई भी करता रहा और फिर कतर और इजिप्ट ने नए सिरे से युद्ध विराम की बात की। 7 मई को हमास ने कतर और इजिप्ट द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को मान लिया, पर इजराइल ने नहीं माना। कहा कि इसमें हमारी शर्तें नहीं मानी गई और ये कोई दूसरा समझौता है, इस पर हम सहमत नहीं हुए थे। मतलब आप जो दिखा रहे हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम अग्री नहीं करते, ये इजराइल का कहना था। और फिर आती है 31 जुलाई 2024 की तारीख। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन इस दिन तेहरान में शपथ ले रहे थे। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनका देहांत हो गया, उनकी जगह इन्हें आना था। इस प्रोग्राम में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हनिये को भी बुलाया गया और इस दौरान हो गई उनकी हत्या। हमास और ईरान ने कहा कि यह हत्या इजराइल ने की। अब इजराइल ने ना इनकार किया और न ही इसमें शामिल होने की बात कही। अब इस्माइल हनिये के कत्ल के बाद युद्ध विराम की बात दोनों तरफ से ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि हमास की तरफ से बातचीत में वही की प्लेयर थे। इस हत्या पर यूएई ने तब कहा था कि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को कत्ल करता रहेगा तो समझौता कैसे होगा। अगस्त में एक बार फिर नए सिरे से युद्ध विराम की चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट पहुंचे, दोहा में मीटिंग हुई। हमास ने शामिल होने से इनकार किया, कहा कि इजराइल युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं है। हमास ने तब यह भी इल्जाम लगाया था कि अमेरिका और इजराइल एक खेल खेल रहे हैं ताकि युद्ध विराम की चर्चा के बहाने इजराइल को वक्त मिल सके और वो गाजा में कत्लेआम को जारी रखे। हमास ने यह भी कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, इसलिए हम चर्चा का जो भी परिणाम निकलेगा उसे सुनेंगे जरूर। युद्ध विराम पर इस तरह आखिरी बातचीत 25 अगस्त को हुई। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में हो रही थी बातचीत और ये भी सफल नहीं हो पाई। तो सवाल उठता है कि अब तक हमास और इजराइल किसी समझौते पर पहुंचे क्यों नहीं। 2 बड़ी वजह है। नंबर 1 है, हमास चाहता है कि जंग स्थायी रूप से रुके, जबकि इजराइल इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि जंग पूरी तरह खत्म नहीं हो। युद्ध की शुरुआत से ही नेतन्याहू का कहना है कि हम हमास को पूरी तरह मिटाकर ही दम लेंगे। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक की लड़ाई नहीं रोकी जाएगी। दूसरा मसला नेट्जरिम और फिलडेल्फिया कॉरिडोर्स पर कब्जे को लेकर है या कंट्रोल को लेकर है। ब्रीफ में दोनों के बारे में जानते हैं। पहले आपको फिलडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में बताते हैं। ये 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक बफर जोन है। इजिप्ट और गाजा की सीमा पर है। रफा क्रॉसिंग इसी में आती है। ये इजिप्ट और गाजा को जोड़ने वाली एकमात्र क्रॉसिंग है, लैंड क्रॉसिंग। फिलडेल्फिया कॉरिडोर की स्थिति आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने शांति समझौते के तहत इसे बनाया। उस जमाने में इजिप्ट के रूल से बाहर निकला ही था गाजा। उस समय इजिप्ट के लोग इसे सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहते थे। सलाहुद्दीन कौन? सलाहुद्दीन एक वक्त मिस्र के बादशाह थे। 1187 में जेरूसलम में इन्होंने क्रूसेडर्स को हराया था। 1979 में जब ये बनाया गया ये कॉरिडोर, तो इजरायली सैनिकों की टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी। यहाँ इजराइल ने कई अवैध बस्तियाँ भी बनाई, सेटलमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। पर इजराइल 2005 में इस अवैध कब्जे को छोड़कर गया भी। फिर 2007 में हमास का पूरे गाजा में नियंत्रण हुआ और उसके बाद से ये कॉरिडोर गाजा के नियंत्रण में ही रहा, हमास के नियंत्रण में भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि हमास ने इस कॉरिडोर के नीचे कई सुरंगें बनाकर रखी हैं जो इजिप्ट और गाजा को जोड़ती हैं। इजराइल का कहना है कि जंग के बाद हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल एक बार फिर हथियार खरीदने के लिए करेगा। अब नजरिम पर आते हैं। आप इसको भी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है। ये इजरायली सीमा से लेकर भूमध्य सागर तक फैला है। उत्तरी और दक्षिणी गाजा को ये विभाजित करता है, जोड़ता है, ये भी कह सकते हैं। ये कॉरिडोर उत्तरी और दक्षिणी गाजा को बांटता है। हाल ही के युद्ध में इजराइल ने इसे बनाया। ये दोनों कॉरिडोर्स गाजा का हिस्सा हैं और इजराइल चाहता है कि युद्ध विराम के बाद भी उसके सैनिक यहाँ पर रहें। कुछ जानकार कहते हैं कि इजराइल की यहाँ फिर से बस्तियां बनाने की मंशा हो सकती है। कुछ अति दक्षिणपंथी इजरायली नेता जो हार्ड राइट है इजराइल का, इस ओर इशारा कर चुके हैं। हालिया युद्ध में अड़ंगा इन्हीं दोनों कॉरिडोर्स की वजह से लगा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने
ये सवाल एक मीटिंग में उठाया था, कहा था कि इस कॉरिडोर पे कुछ ज़्यादा ही तरजीह दी जा रही है और इसकी वजह से समझौता नहीं हो रहा है और इस सब के नतीजे में हमारे बंधक हमास के कब्जे में फंसे हुए हैं। ये बात कही थी इजराइल के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने, यानी वो भी एक तरह से एक्नॉलेज ही कर रहे थे कि इन दो कॉरिडोर्स को लेकर के दोनों पक्षों में काफ़ी बैक एंड फोर्थ चल रहा है। हमने बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा कि अब हमास और इजराइल के बीच समझौता क्यों नहीं हो पाया है। हमास दोनों पब्लिकली तो ये कह रहे हैं कि उनको समझौता चाहिए, लेकिन दोनों के कुछ कंडीशंस हैं। स्पेशली इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर नेतन्याहू सरकार के ऊपर ये है कि उनको पहले जितने भी उनके बंधक हैं, जितने भी लोगों को अगवा किया गया था, हॉस्टेज बनाया गया था, उनको छुड़ाया जाए। और यही चीज नेतन्याहू सरकार बार बार कहती आई है कि हम शांति समझौता तभी करेंगे जब हमें सारे के सारे जो बचे हुए बंधक हैं वो वापस मिल जाएंगे। हमास अपनी तरफ से ये कंडीशन कंटिन्यूसली रखता आया है कि बंधकों को लेकर बातचीत बाद में होगी, उन्हें हम वापस करेंगे, लेकिन पहले लड़ाई के विराम लगे, युद्ध विराम लगे। तो यहाँ सीधा सीधा दोनों की जो कंडीशंस हैं उनमें कोई मेल नहीं है, जिसकी वजह से इतने महीनों से बातचीत होने के बावजूद हमने देखा है कि अभी तक कोई शांति समझौता हो नहीं पाया है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमास की जो लीडर थे, जिनकी तरफ से काफी दबाव बन रहा था हमास के अंदर ही शांति समझौता करने के लिए, इजराइल ने उन्हीं को असैसिनेट कर दिया था तेहरान में। अब जो लीडर बने हैं याह्या सिनवार, वो काफी कट्टरपंथी माने जाते हैं और उनका और कई मानना भी है कई लोगों का कि पहले भी पिछले कुछ महीनों से भी याह्या सिनवार इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं थे जब तक इजराइल अपने सोल्जर्स को पूरा गाजा पट्टी से वापस नहीं निकाल देता। तो दोनों पार्टी में ये जरूर है कि दोनों ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, शांति समझौता होना चाहिए, लेकिन शांति समझौता किन शर्तों पर होगा, उन शर्तों में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया है अभी तक, जिसके लिए अमेरिका ने भी काफी दबाव बनाया है, कुछ अरब देशों ने भी दबाव बनाया है, स्पेशली जैसे कतर ने, लेकिन अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। इजराइल के बड़े शहरों में बंधकों को रिहा करवाने के लिए प्रोटेस्ट जारी है। कौन कौन शामिल हुआ इनमें? तल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहरों की नगर पालिका हड़ताल में है। 2 घंटे तक तल अवीव का एयरपोर्ट बंद रहा, कई फ्लाइट्स डिले हुई। हेल्थ सेक्टर के लोग भी हिस्सा रहे हैं। कुछ तल अवीव यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी समेत दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इस हड़ताल में शामिल हैं। कई जानकारों ने कहा कि इन हड़तालों का असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हमने डॉक्टर मुश्ताक से यही सवाल पूछा। देखिए जी, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया है इन प्रोटेस्ट में। अर्थव्यवस्था पे असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कल जैसे हमने देखा कि इजराइल में जो काफी पावरफुल ट्रेड यूनियंस है, उन्होंने भी इन प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो ट्रेड यूनियंस है, अब वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितना 1970, 80 और 90 के दशक में रहे थे। पहले बहुत बड़ा नाम हुआ करता था हिस्साद्रुत नाम से, जो कि कोलिशन था ट्रेड यूनियंस का। लेकिन इन ट्रेड यूनियंस का अब भी काफी बड़ा प्रभाव है इजराइल की अर्थव्यवस्था के अंदर, इजराइल के जो वर्कर्स का मूवमेंट है उसके अंदर। तो अगर ये और ये जो ट्रेड यूनियंस है, इनकी जो मेंबरशिप है वो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में तो है ही, बट अलग अलग संस्थानों में भी है, जिनमें एयरपोर्ट भी शामिल है। तो अगर ये ट्रेड यूनियंस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और बाकी जो प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज है, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं तो डेफिनेटली इजराइल की अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ेगा, इजराइल की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। जैसा हमने शुरू में बताया, 31 अगस्त को 6 इजरायली बंधकों का शव गाजा में सुरंगों से मिला। इसके बाद पूरे इजराइल में बंधकों को घर वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट एक बार फिर शुरू हुआ। इन प्रदर्शनों के अलावा 6 इजरायली बंधकों की हत्या भी खूब चर्चा में रही। वो क्यों? हमास ने कहा कि इन 6 लोगों की मौत इजरायली हमलों में हुई, हमने नहीं मारा। फिर इजराइल ने इन शवों की जांच करवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि इन्हें कम दूरी के हथियारों से मारा गया है और शव मिलने के कुछ घंटे पहले इनकी हत्या हुई है। दोनों पक्ष यानी एक दूसरे पर बंधकों की हत्या का इल्जाम लगा रहे। हमास ने इसके पहले भी कुछ बंधकों की मौत के लिए इजरायली हमलों को जिम्मेदार बताया। अभी कुछ दिन पहले नोआ अर्गमानी नाम की बंधक का केस भी सामने आया था। नोआ हमास की कैद में रही कई दिन। कुछ दिन पहले उन्हें छुड़ाकर इजराइल लाया गया वापस। इजरायली मीडिया ने उनके हवाले से कई खबरें चलाई कि कैसे उन्हें हमास ने प्रताड़ित किया, मारा, लेकिन बाद में इन चोटों का जो कारण बताया गया था वो गलत निकला।
नोआ अर्गमानी ने खुद खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर चोट इजरायली हमले में लगी, उन्हें हमास के लोगों ने नहीं मारा। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या इजरायली हमलों से बंधकों को नुकसान हो रहा है, क्या ऐसे हमलों में उनकी मौत भी हो रही है, या हमास ही इनकी किलिंग कर रहा है और नाम दे रहा है इजराइल का, और अभी वाले केस में बंधकों को किसने मारा हो सकता है। देखिए, इस बात का बहुत क्लियर कट कोई अभी तक सबूत हमें मिल नहीं पाया है, और मेरा ये मानना है कि दोनों संभावनाएं बिल्कुल पॉसिबल हैं। इजराइल के पास अभी तक सारे बंधकों की लोकेशन का बिल्कुल पुख्ता सबूत नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल जो एरियल अटैक कर रहा है उन एरियल अटैक्स में बंधकों की मौत हुई है। ये भी पॉसिबल है कि अगर हमास के लड़ाकों को ये लगता है कि उनके छुपने का जो जगह है उसके बारे में इजरायली आर्मी को भनक लग गई है और हमास के लड़ाकों के पास कोई रास्ता नहीं है बच के जाने का, तो ऐसा हमने पहले कई बार देखा है कि हमास एज अ लास्ट ऑप्शन, हमास के लड़ाके उन बंधकों को एज ह्यूमन शील्ड यूज करते हैं ताकि अपनी जान बचा सके और इजराइल के सोल्जर्स को के दबाव बना सके कि वो फायरिंग ना करे, या फिर एक्सट्रीम केसेस में जब उनको लगता है कि कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो इन बंधकों को मार भी सकते हैं। जब तक किसी थर्ड पार्टी की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक दोनों संभावनाओं में से किसी एक की बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने हिस्ट्री में ये देखा है, इजराइल और हमास के केस में देखा है कि दोनों संभावनाएं मुमकिन है। शो रिकॉर्ड करते समय इजरायली कोर्ट ने प्रदर्शन को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको दी ललन टॉक पर देते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों पर चलते हैं। पहली सुर्खी एनएस से अजीत डोभाल से जुड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका के दौरे पर हैं। गुरुवार 29 अगस्त को कोलंबो पहुंचे। वहां उन्होंने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSA में हिस्सा लिया। CSA क्या है? 2011 में CSA की शुरुआत हुई थी। तब ये भारत और श्रीलंका और मालदीव्स का एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समूह था। बाद में मॉरिशस भी इस समूह का हिस्सा बन गया और तब से ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। क्रमशः बांग्लादेश और सेशल्स भी इस समूह में ऑब्जर्वर के तौर पर जुड़े। इसमें हिंद महासागर की सुरक्षा की योजना बनाई जाती है। मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चर्चा होती है इंडियन ओशियन रीजन में। इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, साइबर सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी शामिल है। इसमें इन देशों के सुरक्षा सलाहकार और डेप्यूटी सुरक्षा सलाहकार शामिल होते हैं, NSA और डेप्यूटी NSAs। गुरुवार 29 अगस्त की रात अजीत डोभाल ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री गुणवर्धने से मुलाकात की। शुक्रवार 30 अगस्त को वो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मिले। मुलाकात के दौरान दोनों ने आर्थिक साझेदारी पर भी बात की। वो श्रीलंका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य कैंडिडेट से भी मिले। श्रीलंका के राष्ट्रपति और कैंडिडेट रानिल विक्रमसिंघे के अलावा उन्होंने साजिद प्रेमदासा, अनुराग कुमारा दिसानायके और नमल राजपक्षे से मुलाकात की थी। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। दूसरी सुर्खी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से जुड़ी है। 19 मई को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। खोजबीन के बाद मलबा मिला। इब्राहिम और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन समेत 9 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, जबकि इब्राहिम के साथ निकले 2 अन्य हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए थे। इसके बाद अटकलें थी कि ये एक साजिश हो सकती है। इसकी छानबीन हुई। छानबीन के बाद अब फाइनल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ईरान की आर्मी के जनरल स्टाफ के सुप्रीम बोर्ड ने निकाली। रिपोर्ट कहती है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर के सामने अचानक घना कोहरा छा गया और वो पहाड़ से टकरा गया। कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हेलीकॉप्टर के किसी भी हिस्से में तोड़फोड़ का कोई संकेत नहीं था, कोई सैबोटाज नहीं था और ये एक दुर्घटना ही थी। रईसी 2021 में राष्ट्रपति बने थे ईरान के और उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। ये था आज का दुनियादारी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ आज लेते हैं विदा। शुक्रिया। शुभ रात्रि।